हेलो एवरीवन। मैं फिर से आज आपके सामने एक नए टॉपिक को लेके आ गई हूँ और आज हम फिर से पेपर सॉल्व करेंगे BHU BSc एग्रीकल्चर बायोलॉजी 2015 एंट्रेंस एग्ज़ाम्स की। और आज का जो हमारा पार्ट होने वाला है वो होने वाला है जूलॉजी पार्ट से। मैं फिर से बता दूँ, ये जो बायोलॉजी वाला पार्ट है ये उन बच्चों के लिए है जो BHU BSc एग्रीकल्चर एंट्रेंस एग्ज़ाम्स फील करते वक्त बायोलॉजी जैसे सब्जेक्ट्स को टिक करते हैं या बायोलॉजी जैसे सब्जेक्ट्स को के साथ चलता है एंट्रेंस एग्ज़ाम्स को लेके। फ्यूचर में आपको क्या पढ़ना है अपने यूजी के लेवल पे वो बात अलग है, लेकिन अगर आप बायोलॉजी के स्ट्रीम से आए हो, आपने 12th बायोलॉजी से किया हुआ है, तो आप एग्रीकल्चर का एग्ज़ाम डाल सकते हो और उस वक्त जो आप सब्जेक्ट चूज़ करोगे एंट्रेंस एग्ज़ाम में, आप ऑब्वियसली बायोलॉजी करोगे और जो एग्रीकल्चर से होते हैं वो एग्रीकल्चर करेंगे। तो जैसा कि लास्ट वीडियो अगर आपने पार्ट 1 देखा होगा, इसका बॉटनी वाले पार्ट को मैंने डिस्कस किया हुआ था, उसके क्वेश्चंस डिस्कस किए हुए थे विद आंसर। आज हम जूलॉजी वाले पार्ट पे डिस्कस करेंगे। टोटल आपके 50 क्वेश्चंस जो होते हैं वो पूछे जाते हैं इस एंट्रेंस एग्ज़ाम्स में। तो आज का पेपर सिर्फ और सिर्फ आपके प्रैक्टिस बेस्ड पे ही हमने बनाया हुआ है, क्योंकि जैसा आप जानते हो कि अब CU सेट हो चुका है, बट उसके रिगार्ड कोई जो है स्ट्रॉन्ग नोटिफिकेशन अभी तक आई नहीं है कि क्या होने वाला है, क्योंकि पेंडेमिक की वजह से सारी चीज़ें अभी मतलब कोई भी डिक्लेरेशन क्लियर तरीके से तो अभी तक हुई नहीं है। लेकिन आपको फिर भी चलना है, पढ़ना है और प्रैक्टिस तो ज़रूर करना है, क्योंकि एग्ज़ाम्स कभी भी हो सकते हैं, कभी भी आपके एंट्रेंस के फॉर्म आ सकते हैं। तो उस हिसाब से आज का ये जो पेपर है आई होप आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा और आपके लिए एक प्रैक्टिस के हिसाब से बहुत अच्छा रहेगा। और आप लेवल भी देख सकते हो कि क्वेश्चन का जो लेवल होता है वो किस लेवल का पूछा जाता है। मैं हूँ आपकी एजुकेटर शिवानी चक्रवर्ती और मेरे चैनल विज्ञान श्रोताल में आपका वेलकम है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जूलॉजी वाले पार्ट से। और हमारा क्वेश्चन जो है, जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, वो है फर्स्ट लेमार्क थ्योरी, जो कि इवोल्यूशन से पूछा गया क्वेश्चन है। लेमार्क थ्योरी ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन इज नोन एज नेचुरल सिलेक्शन, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, ऑन्टोजेनी, रिपीट्स फाइलोजेनी, आर्टिफिशियल सिलेक्शन। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा सेकेंड ऑप्शन, क्योंकि लेमार्क थ्योरी जो है वो इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर के बेस्ड है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं सेकेंड नंबर क्वेश्चन पे। सेकेंड नंबर क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि एनिमल विद एड ईटिंग हैबिट आर कॉल्ड, ठीक है ना, एंट ईटिंग हैबिट आर कॉल्ड, ओके, जिसे हम कहते हैं चींटी खोर, जिनको चींटी खाना जो है पसंद होता है। तो ऐसे नेचर वालों को हम क्या कहते हैं? सैंगियोवोरस, इंसेक्टिवोरस, कार्निवोरस, या फिर हम इन्हें कहते हैं मिर्कोफैगस। तो इस क्वेश्चन का जो सही ऑप्शन होगा वो फोर्थ नंबर ऑप्शन होगा, मिर्कोफैगस, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 128, यहाँ क्वेश्चन थोड़ा सा प्रिंट की वजह से सही नहीं है, मैं क्वेश्चन आपको बता दे रही हूँ। Phylum Protozoa is divided into 4 classes on the basis of their nuclear structure, locomotor structure, mode of reproduction या mode of nutrition. So basically phylum Protozoa को उनको 4 classes में डिवाइड किया गया था और ये डिवीज़न उनके लोकोमोशन के बिहाफ पे ही किया गया था। इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन होगा सेकेंड नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन 129 हमसे पूछ रहा है कि जो आर्क्योएप्टेरिस होते हैं, ट्रेडिशनल फॉसिल्स बिटवीन बर्ड एंड रेप्टाइल, तो वॉज डिस्कवर्ड फ्रॉम द रॉक ऑफ, इनको डिस्कवर किया गया तो किस पर्टिकुलर किस युग के हम कह सकते हैं चट्टानों से इनके जो फॉसिल्स मिले, जुरासिक पीरियड्स में मिले, आर्के ज़ोइक ईरा, क्रेटियस एंड ट्राइसिक, मतलब ट्राइएसिक, कि ये किस पीरियड्स में जो थे ये साम्राज्य करते थे, आप ऐसा भी कुछ बोल सकते हो। तो इस क्वेश्चन का जो सही ऑप्शन है वो फर्स्ट, क्योंकि कहा जाता है कि जब डायनासोर्स वगैरह के किंगडम थे उसी वक्त इनका भी था। तो इस क्वेश्चन का जो सही ऑप्शन है वो है सेकेंड नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइटोक्रोम से। साइटोक्रोम आर राइबोफ्लेविन कंटेनिंग न्यूक्लियोटाइड्स, पिरिमिडीन न्यूक्लियोटाइड्स, आयरन पोरफायरिन प्रोटीन, या फिर मेटल कंटेनिंग फ्लेवोप्रोटीन। इस क्वेश्चन का जो सही ऑप्शन है वो है थर्ड, साइटोक्रोमिक आयरन पोरफायरिन प्रोटीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 131, गोल्ड स्केमिड हैज क्लासिफाइड इवोल्यूशन इनटू माइक्रो, मैक्रो एंड मेगा इवोल्यूशन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिफर्ड टू एज माइक्रो इवोल्यूशन? ओके, इन्होंने बांटा माइक्रो, मेगा और मैक्रो इवोल्यूशन को। तो इनमें से
कौन सा ऐसा जो है पॉइंट है जो कि मैक्रो इवोल्यूशन को शो करता है? इवोल्यूशन एट वेराइटी लेवल, इवोल्यूशन ऑफ एट सब स्पीसीज लेवल, इवोल्यूशन एट स्पीसीज एंड जीनस लेवल, इवोल्यूशन एट फैमिली लेवल। इस क्वेश्चन का जो सही ऑप्शन है वो है सेकेंड ऑप्शन, दैट इज इवोल्यूशन एट सब स्पीसीज लेवल। 132 नंबर क्वेश्चन है, डेवलपमेंट ऑफ अनरिलेटेड ग्रुप्स ऑफ एनिमल अलोंग पैरेलल लाइंस इन एडेप्टेशन टू अ सिमिलर इन्वायरमेंट इज कॉल्ड। सो इस क्वेश्चन का जो सही ऑप्शन है वो है फर्स्ट, ऐसे इन्वायरमेंट को हम अडेप्टिव कन्वर्जेंस कहते हैं। नेक्स्ट एक्रोलॉजी, बेसिकली एक्रोलॉजी हम फॉसिल्स में पढ़ते हैं, नहीं तो एक्रोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ फॉसिल्स। इस क्वेश्चन का, ये तो क्वेश्चन ही बहुत ईजी था, इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन होगा फर्स्ट, फॉसिल्स। नेक्स्ट आते हैं 134, द एक्शन पोटेंशियल इज अ मैमल नर्व फाइबर इज जनरेटेड बाय। मैमल्स में एक्शन पोटेंशियल जब होता है तो उसके ड्यूरेशन में जो नर्व फाइबर्स होते हैं वो किस पर्टिकुलर आयन से जनरेट होते हैं? सोडियम, पोटेशियम क्लोराइड या फिर कैल्शियम। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन होगा फर्स्ट, सोडियम आयन। ठीक है, सोडियम आयन से जनरेट होते हैं। 135, द प्रोसेस ऑफ जेनेटिक म्यूटेशन। देखिए इसमें बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूज़न होता है, जेनेटिक म्यूटेशन रिवर्सिबल प्रोसेस है या फिर इरिवर्सिबल प्रोसेस है। सो पर्टिकुलर जेनेटिक जो म्यूटेशन होता है वो एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है। ठीक है, इसके कुछ पर्टिकुलर कुछ ऐसे जेनेटिक म्यूटेशन होते हैं जो रिवर्सिबल होते हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो जेनेटिक म्यूटेशन आपका इरिवर्सिबल प्रोसेस है। उस हिसाब से इस क्वेश्चन का जो सही ऑप्शन है वो है सेकेंड नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट 136, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू फाइलम सिलेंट्रेट्स? ओके, सी पेन, सी फेदर, सी कुकुम्बर एंड सी फैन। सो इस क्वेश्चन का जो सही ऑप्शन है 106 का वो है थर्ड, बिकॉज की सी पेन, सी फेदर एंड सी फैन ये तीनों की तीनों आपको सी सिलेंट्रेटा में देखने को मिल जाएंगे, लेकिन सी कुकुम्बर आप इकाइनोडर्मेट्स में देखते हो। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो गया थर्ड। नेक्स्ट आते हैं 137 नंबर क्वेश्चन, मॉरर्स डॉट्स आर ऑब्जर्व इन एराइथ्रोसाइट्स ऑफ मैन इफ दिस आर इन्फेक्टेड विथ। अगर ये आरबीसी में दिख रहे हैं ये डॉट्स, तो उस पर्टिकुलर इन पर्सन को क्या इन्फेक्शन, किससे इन्फेक्शन हुआ है, किस फैक्टर से? प्लाज्मोडियम विविक्स से, प्लाज्मोडियम फैल्कीपैरम, प्लाज्मोडियम ओवल या प्लाज्मोडियम मलेरी। इस क्वेश्चन का जो सही ऑप्शन है वो है सेकेंड, उस पर्टिकुलर मैन को इस पर्टिकुलर वेक्टर से इन्फेक्शन हुआ है जो कि है प्लाज्मोडियम फैल्कीपैरम। 138 नंबर क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैंसर इज प्रिवेंटेड इन ह्यूमन बीइंग? प्रीवेलेंट है ह्यूमन बीइंग में, सार्किनोमा, लिम्फोमा, सार्कोमा या फिर मेलेनोमा। सो इस क्वेश्चन का जो सही ऑप्शन है वो है फर्स्ट नंबर ऑप्शन, सार्किनोमा ज़्यादातर आपको देखने को मिल जाता है ह्यूमंस में। नेक्स्ट 139, काला अजर, ये भी बहुत इजी और बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। काला अजर इज ट्रांसमिटेड बाय, तो ऑब्वियसली सैंड फ्लाई से ये ट्रांसमिट होता है, तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन होगा थर्ड। 140, द जेनेटिक मटेरियल ऑफ वायरस। तो वायरस में डीएनए भी हो सकता है, आरएनए भी हो सकता है, दोनों एक साथ नहीं हो सकते हैं, आपको पता है, या अकेले नहीं हो सकते, या डीएनए ही होगा तो डीएनए होगा, आरएनए नहीं हो सकता, या आरएनए होगा तो आरएनए होगा, डीएनए नहीं, या डीएनए हो सकता है या आरएनए हो सकता है। ओके, सो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है थर्ड नंबर ऑप्शन। 141 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ साइंटिस्ट हैड प्रपोज फ्लूइड मोज़ैक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन? सेल बायोलॉजी से पूछा गया क्वेश्चन है, सेल मेम्ब्रेन टॉपिक से। सो सेल मेम्ब्रेन यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फ्लूइड मोज़ैक को सिंगर एंड निकोलसन ने 1972 में दिया था। सो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन होगा फोर्थ नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट 142, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया, स्लिपिंग सीक्वेंस नींद की बीमारी किसके काटने से होती है? तो दैट इज ट्रिपैनोसोमा गैम्बिनेस। इस क्वेश्चन का जो सही ऑप्शन है वो होगा आपका फर्स्ट नंबर ऑप्शन। 143 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, द विजुअल पिगमेंट्स इज कंपोज्ड ऑफ 4 कंपोनेंट्स, 3 कंपोनेंट्स आर प्रोस्थेटिक ग्रुप, बी प्रोटीन मोइटी एंड सी 6 sugar polysaccharides chain. which one is the fourth component? That is the fourth component अगर आपसे पूछ रहा है तो वो होगा फॉस्फोलिपिड्स। इस क्वेश्चन का जो सही ऑप्शन है वो है सेकेंड नंबर ऑप्शन। ओके, नाउ नेक्स्ट 144 नंबर क्वेश्चन, which one of the following hormones of pituitary gland is direct acting hormone that is without interactions of other hormones?
ओके इस क्वेश्चन का जो सही ऑप्शन है 144 का, वो होगा आपका 4th नंबर ऑप्शन, दैट इज MSH। ये डायरेक्ट एक्टिंग करता है लेकिन किसी दूसरे हार्मोन से इंटरेक्ट किए बिना। 145 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ ग्लूकागॉन। ग्लूकागॉन का काम क्या होता है हॉर्मोन्स का? इंक्रीज अपटेक ऑफ ग्लूकोज एंड एमाइनो एसिड बाई सेल्स, नो। स्टिमुलेट ग्लाइकोजिनोलाइसिस एंड रिलीज ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम लीवर सेल्स, ये सही है। डिक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल, नो। इंक्रीज ग्लाइकोजेनेसिस, नो। सो इस क्वेश्चन का जो सही ऑप्शन है वो है 2nd नंबर ऑप्शन। एक सेकेंड। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 146, एबेंजाइम एक पर्टिकुलर एंटीबॉडी होता है, तो उस हिसाब से इस क्वेश्चन का जो सही ऑप्शन होगा वो होगा 3rd ऑप्शन। नेक्स्ट है प्लाज्मा जिन। प्लाज्मा जिन्स ऐसे जिन्स को कहते हैं जो क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट होते हैं, उनकी जिन्स को कहते हैं, तो उस हिसाब से इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा 2nd। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैल्शियम आयन डिपेंडेंट सेल एडिशन प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल फॉर टिश्यू स्पेसिफिक रिकॉग्नाइजेशन प्रोसेस इन वर्टिब्रेट्स। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा 148 का, दैट इज कैटानिन। ओके ये आपको कैटानिन में देखने को मिल जाता है। सॉरी कैटानिन नहीं, कैडहिरिन, सॉरी कैडरीन होगा, ये नहीं होगा। इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन होगा कैडरिन। नेक्स्ट 149 नंबर क्वेश्चन, द मलेरिया पैरासाइट्स इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू द ब्लड ऑफ मैन एज। ओके ह्यूमन में जो ब्लड में मलेरिया जो पैरासाइट्स होते हैं वो इंटर करता है, ठीक है, तो क्या इंटर करता है आप जानते हैं, स्पोरोजोइट्स। तो इस हिसाब से 149 का जो सही ऑप्शन होगा वो 4। लास्ट 150 और बैक प्लेक्सस आर फाउंड इन, ये पर्टिकुलर आपको देखने को मिलता है जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल GI ट्रैक में ये इन्फेक्शन होता है, तो ये आपको इस क्वेश्चन का जो सही ऑप्शन होगा वो होगा 1st ऑप्शन, जठरांत्र क्षेत्र गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल GI ट्रैक में। सो इस हिसाब से आपके ये जो 150 क्वेश्चंस अगर आप देखो तो बहुत ज़्यादा टफ नहीं है और बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं होगा जो आपको इतना पढ़ना होगा बहुत डीप में जाके, नहीं। एग्रीकल्चर BSc एग्रीकल्चर में आपका जो बायोलॉजी का जो लेवल होता है वो बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता, मीडियम आप मान के चलो। अगर आपका लेवल थोड़ा सा अच्छा है, आपने अच्छा पढ़ा है, तो आप एक अटेम्प्ट में ही क्वालिफाई कर सकते हो, ठीक है। सो आई होप आपके लिए ये जो आज का लेक्चर वीडियो है वो आपको अच्छा लगा हो, आपके लिए यूज़फुल हो फ्यूचर में। आप कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम कहीं का भी ICAR के लिए भी अगर प्रिपरेशन कर रहे हो तो भी आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा चैनल और ये वीडियो लेक्चर आपके लिए यूज़फुल रहे, आपको समझ में आ रहा हो, आपको अच्छा लग रहा हो, तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा मेरे चैनल को आगे की नोटिफिकेशंस के लिए। फिर मिलूँगी एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।